नंबर 2 का। अच्छा, कल हमने बिल्कुल एक सिलेबस की बात की थी, पेपर पैटर्न की बात की थी और कुछ पेपर के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। इसके अलावा कल हमने कोई बात नहीं की, हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ी कल। चैप्टर 4 के नोट्स दिए गए थे। आप में से कितने लोगों के पास हैंडआउट्स नहीं है? ठीक है, चले मैं अभी मंगवा लेता हूँ, आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं। मीन वाला बोर्ड से देखते रहिए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। चले, अच्छा जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स से हम आगाज़ करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था हमारे कोर्स में इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और आपकी किताब के पहले 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, तो इनकम टैक्स से हम आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर 4 का आगाज़ करें, 3 बातें, 2-3 टर्मिनोलॉजीज मैं आप डिस्कस चाहूँगा। ये जो इनकम होता है ना, इनकम टैक्स नाम से ही लग रहा है इनकम के ऊपर टैक्स। ठीक है, आप जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। अच्छा, अब याद रखिएगा, इनकम मुख्तलिफ तरह की भी हो सकती है। ये इंशाल्लाह 3 दिन बाद हम पढ़ लेंगे इनकम कितने तरह की हो सकती है। हर तरह की इनकम पे टैक्स अलग तरीके से लगता है। वो क्या क्या तरीके हैं यही तो पढ़ना है अगले 4 महीने। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है दैट इज इनकम टैक्स। अब यहां पे सवाल ये आता है, इनकम होती क्या है, इनकम की डेफिनेशन क्या है, वो भी चैप्टर 5 में लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले आपको समझने के लिए बता दूं, देखें 2 बातें जहन में आती हैं। एक शख्स कारोबार कर रहा है, कारोबार करके उसने सेल की चीजें, 100 रुपए की चीजें सेल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए उसका रेवेन्यू हो गया, सेल्स हो गई। अकाउंटिंग में तो पड़ा ही हुआ है। फिर इस सेल को करने के लिए 60 रुपए के खर्चे हो गए और उसके पास नेट बच गया 40। आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है। क्या 100 रुपया इनकम तस्वर होगी या 40 रुपए इनकम तस्वर होगी, ये भी एक सवाल है। ये भी 3 दिन के बाद पढ़ेंगे। ये अच्छा सवाल है। इनकम ये है, इस पे टैक्स देना है या इस पे टैक्स देना है, चेक करेंगे 3-4 दिन बाद। इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे कि क्या इसको इनकम कहा जाता है या इसको इनकम कहा जाता है। ठीक होगी बात? ओके, तो ये कुछ 2-3 बातें हैं, जरा इसको येगा संभाल के 3 दिन के लिए। अगली बात, साल में एक दफा इनकम टैक्स पे किया जाता है, ओनली वंस। ठीक है जी, साल में एक दफा सिर्फ इनकम टैक्स पे किया जाएगा। वो टाइम क्या है, चैप्टर 15 में लिखा हुआ है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अगली बात का ताल्लुक उससे ही है। अगली बात पहले कर लेता हूं, उसके साथ लिंक करता हूं। यहां एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर का आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के ही आए, डायरेक्ट ही आ गए? पीआरसी की अकाउंटिंग पढ़ लिया सबने? ओके, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आपने इनकम स्टेटमेंट एक साल की बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साल की बनानी होती हैं। यहां पे भी सर उसी साल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे उस साल को कहते थे फाइनेंशियल, यहां पे कहते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, एक साल की इनकम पे टैक्स लगता है साल में एक दफा। ठीक होगी बात? ऊपर मैंने बात की, इसके साथ उसको लिंक किया कि एक साल की इनकम पे साल में एक दफा टैक्स लगता है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये साल अभी के लिए 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। अकाउंटिंग में तो आपकी मौजें लगी हुई थी ना, मर्जी है जनवरी से दिसंबर बना लो, सितंबर से अगस्त बना लो, मार्च से फरवरी बना लो, अक्टूबर से सितंबर बना लो। नहीं सर, यहां पे मौजें नहीं है, ये कानून है। अब ये कानून है, कानून कहता है जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, अपनी फनकारियां मत लगाओ। तो वो कहता है कि जी हमारी किताबों के अंदर जो टैक्स ईयर है वो जुलाई जून ही होगा। तो यहां पे भूल जाएं बाकी बातें आज के लिए। हो सकता है मैं कल अपनी बात से मुकर जाऊं, लेकिन आज के लिए टैक्स ईयर जुलाई से लेके जून तक का समय है। समय किसे कहते हैं? वक्त होता है एक साल का, 1 जुलाई से 30 जून। अब अगर मैं आज करूं, आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? आज 25 मार्च 2026। ओके, सुबह बजे। हम शायद इस दौर में जी रहे हैं, मानते हैं इस बात को? क्या हम इस दौर में जी रहे हैं? यहां कहीं पे पड़े हुए हैं आप, दैश के आसपास कहीं पड़े हुए हैं,
मार्च की यहां पर गई हैं, तो इसका मतलब है जो आपका टैक्स ईयर अभी चल रहा है ना, दैट इज यकम जुलाई 25 से लेके 30 जून 26। ठीक होगी बात। अगर मैं कहूं कि ये कौन सा टैक्स ईयर है तो क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर ये टैक्स ईयर 2026 चल रहा है। से पता लगा 26? आपका टैक्स जिस कैलेंडर ईयर का पता है क्या होता है? कैलेंडर ईयर भी देख लेते हैं, ये देखें कैलेंडर ईयर, ये होता है यकम जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पीरियड, इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं क्योंकि कैलेंडर तो हमारा जनवरी टू दिसंबर चलता है ना। तो कैलेंडर ईयर में आपके टैक्स ईयर का आखिरी दिन 30 जून है ना, ये जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करता है, ये 2026 में फॉल कर रहा है ना, तो इसका टैक्स ईयर भी 2026 है। ठीक है, जरा मुश्किल डेफिनेशन मैंने बता दी, ये भी लिखी हुई भी आएगी किताब के अंदर। तो जिस कैलेंडर ईयर में आपके टैक्स ईयर का आखिरी दिन फॉल कर रहा है वही आपका टैक्स ईयर है। ठीक है, तो आपका जो टैक्स ईयर है उसका आखिरी दिन 2026 कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है, तो इसका टैक्स ईयर भी कौन सा है? 2026। मिसाल लेते हैं, मजीद मिसाल लेते हैं। मैं आपके सामने मिसाल लिखता हूं, यकम जुलाई 2014 से लेके 30 जून 15। सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? ये टैक्स ईयर 2015 है। मुश्किल बात क्या है? आपके टैक्स ईयर का आखिरी दिन कैलेंडर ईयर 2015 में फॉल कर रहा है, तो टैक्स ईयर भी 2015 है। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। और मिसाल लेते हैं, कम जुलाई, पता नहीं आप थे कि नहीं थे, ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2009। वर्ल्ड कप जीता था 2009 में, आपको तो पता ही नहीं है, आप पता नहीं थे कि नहीं थे। आगे चलते हैं, मजीद मिसालें दे के वाजे करते हैं। यहां पे तो गारंटी आप नहीं थे जी, बोलने में भी कितना पुराना पुराना लगता है कि यार शर्म करो यार, मैं इतना बुरा नहीं हुआ अभी। तो टैक्स ईयर 93, टैक्स ईयर 93। मजीद एक दो मिसालें तसल्ली मेरी हो जाएगी, आपकी तो कभी होनी नहीं है। 2004, 30 जून 2005, ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2005। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अबूर हासिल हो गया है कि टैक्स ईयर डिनोट कैसे करते हैं। तो आसान बात है, आपका टैक्स ईयर जिस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है वही इसका टैक्स ईयर है। बड़ी आसान बात है, कोई दुविधा, कोई मुश्किल? ऑल ओके, सब अच्छा है? कुछ नोट करना चाहेंगे? नहीं, जरूरत नहीं, हमें तो इंशाल्लाह 17 अगस्त तक सब कुछ याद रहेगा। 17 अगस्त को आपका पहला पर्चा है। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था कि इस दफा अटेम्प्ट अगस्त के मिड में कहीं जा रही है, तो 17 अगस्त को आपका पर्चा है, तो तब तक याद ही रहेगा। माशाल्लाह, वी आर वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, नो लॉस है, तो मेरे ख्याल में लिख लें, बेहतर होता है। कोई बात नहीं, बातें भूल जाती हैं, यही यादें याद आती हैं। अब मैंने लैपटॉप ले ही लिया है तो लिख ही लें। इजाज़त भाई, दरवाज़ा बंद करना है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ मखलूकें मुझे देख रही हैं। वो मार्कर नहीं लाया सर? उफ, अकबर। सर जी एक और दुविधा है, इधर इधर चार्ज करने के लिए मेरे पास सॉकेट नहीं है, क्योंकि अगर ये बंद हो गया ना तो फिर सब फारिग हो जाएंगे। कोई चक्कर नहीं सर, ये तो देखें गलत बात हो गई। अब मुझे पता भी नहीं है कि इसकी अभी है वैसे बैटरी, देखते हैं कब तक चलती है, लेकिन ये प्लीज़ कल तक करवा दीजिएगा, वरना ना ये सारे इकट्ठे होके आ गए, इन्होंने बड़ा पेलना मुझे। क्यों सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ से? पहले क्या बोला था? अच्छा अच्छा अच्छा, RYK, रहीम यार खान। तो क्या करने हैं सर इधर?
अच्छा सीए करने हैं, किसी ने भेजा है या खुद ही? बस खुद ही? तो यार कोई डॉक्टर बन जाता, किसी का काम तो आता। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सब मज़ेदार, सब ओके, सब मज़े में। काम शाम आपका ठीक हो गया था? चलो सर मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा जी, अब आगाज करते हैं बाकायदा तालीम का। ओके, ये तो एक दो बातें थी जो अभी आगे पढ़ने के लिए हमें हमारे काम आएंगी। एक कॉन्सेप्ट है जी रेजिडेंट इंडिविजुअल का। क्या हो गया इसे? रेजिडेंट इंडिविजुअल का। अच्छा थोड़ा सा आपको बता दूं, ये इसके आगे ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक्शन 82। ये जो हमारा कानून है ना, कानून जो बनता है, कल आपको बताया था एक ऑर्डिनेंस होता है, एक एक्ट होता है। ये जो कानून होता है ना मेरे भाई, कानून ना सेक्शंस में बटा होता है। इसमें होते हैं ऊपर सेक्शंस ऐसे करके, सबसे पहले सेक्शंस होते हैं कानून में, नजर आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला 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 ब्ला, गालिबन 242 तक हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, एक आधा ऊपर नीचे शायद हो जाए, लेकिन ये 242 तक सेक्शंस हैं। पहले ये सारे सेक्शंस लिखे होते हैं, उसके बाद ना शेड्यूल्स शुरू होते हैं। शेड्यूल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्ला 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 ब्ला, वो 15-16 है गालिबन। अब ये लॉ का ना स्ट्रक्चर है, ये जितने भी कवानीन है ना, ये सब ऐसे ही चलते हैं। पहले कानून लिख दिया जाता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4। वो आपने अक्सर टीवी पे या कहीं पे सुना होगा, आइन की दफा 253 के तहत। ये जो दफा होती है ना, दफा एक तो वो दफा है ना जो हमें अक्सर घर वाले कहते हैं, वो वाला नहीं, ये होती है दफा, शेक प्रोविजन सेक्शन। ठीक होगी बात? तो सर ये जो आपके सामने एक सेक्शन लिखा हुआ है ना, एक हिस्सा, दिस इज सेक्शन 82। ऊपर देखेंगे दिस इज सेक्शन 81। आगे चलते जाएंगे, आगे भी आपको सेक्शंस नजर आने शुरू होंगे, पीछे नजर आएंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये 74। ठीक है, तो आपकी किताब में जहां पे भी हेडिंग बनी होगी ना, वहां पे कोई ना कोई सेक्शन नंबर लाजमी लिखा होगा। अगर आपको शक है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं या ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 82 गूगल करें, आपके सामने आ जाएगा, और कंपेयर कर लें कि क्या ये और वो मैच करते हैं कि नहीं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं गूगल ही गलत होगा, ये गलत नहीं होगा। ठीक होगी बात? ओके, तो सर ये सेक्शन नंबर्स अलॉट किए जाते हैं, ये कानून को लिखने का एक तरीका है। सवाल, आपको ये सेक्शन नंबर याद करने हैं कि नहीं? तो मेरी तरफ से नो, ये सेक्शन नंबर्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपसे वो पूछेगा कि जी व्हाट इज द सेक्शन नंबर ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं आता। ना ही कभी ऐसा होगा कि आपने अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखना है तो आप उसके साथ सेक्शन 82 भी लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन नंबर को छोड़ दें, बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करें जैसे आपके, क्या मैं कहता था, घर वाले आपको इग्नोर करते हैं, इसको वैसे इग्नोर करें। कुछ लोग तो उठा के बाहर फेंक देंगे क्योंकि उनके घर वाले उनको ऐसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, याद नहीं करना। अगली चीज, यहां पे लिखा हुआ है ए, सी और डी। ओके, इनको कहते हैं सब प्रोविजंस। बेसिकली ना कानून ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं, इसी की हेडिंग होगी रेजिडेंट इंडिविजुअल की, सेक्शन 82। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें ऐसे नहीं है, लेकिन आगे किसी सेक्शन में हो सकता है 1 लिखा हो, ठीक है, 2 लिखा हो, फिर इसके आगे ए बी सी यूं भी हो सकता है, फिर हो सकता है सी के आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स हो सकता है ना ऐसे। तो बात यहां तक जा सकती है। किनके पास हैंडआउट्स नहीं थे? छोटे भाइयों का हिस्सा लेने से इज्तनाब कीजिएगा प्लीज। इधर भी 2 भाई थे, बड़े गुस्से वाले भाई बैठे हैं इधर, इधर भाई। ओके, जज़ाकल्लाह दोस्त। आज 5:15 बजे, याद है ना कल? अच्छा जी, अब सेक्शन 82, दिस इज सेक्शन, ये सेक्शन है, दिस इज प्रोविजन, इसको प्रोविजन कहते हैं, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज।
ये ऐसे, ये वैसे आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ये मतलब कभी जिंदगी में आपने ओरिजिनल कानून खोल लिया ना तो आपको जरा पता हो कि दिस इज कॉल्ड सेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन, दिस इज कॉल्ड क्लॉज, दिस इज कॉल्ड सब क्लॉज। तो सेक्शन 82 की प्रोविजन 2 की क्लॉज सी की सब क्लॉज 1 में यह लिखा हुआ है। ओके, वकील साहब जब जज के सामने बोलते हैं ना, जज साहब सेक्शन 82 की प्रोविजन 2 की क्लॉज सी की सब क्लॉज 1 कहती है कि ब्ला 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 ब्ला। तो ये इस तरीके से ओरिजिनल कानून पढ़ा जाता है। इसके अंदर मेरे ख्याल में 1 2 3 नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट ही है। तो हम कहेंगे सेक्शन 82 की क्लॉज ए, डायरेक्ट ही प्रोविजन निकल गई बीच में से, क्लॉज ए। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, ये अंग्रेजी याद करनी, इसका तो कोई हल नहीं है। ठीक होगी बात। कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट इंडिविजुअल। सवाल है रेजिडेंट इंडिविजुअल होता क्या है, पहले सुन लीजिएगा मेरे भाई। आधी बात आपको भी बता सकता हूं, आधी बात 3 दिन के बाद। किसी भी शख्स का रेजिडेंट पता करना बहुत जरूरी है। क्यों? उससे पता लगता है कि इस शख्स ने अपनी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। ओके, किसी भी शख्स का रेजिडेंट स्टेटस पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह पता लगता है कि इस शख्स ने अपनी कौन कौन सी इनकम्स पर टैक्स देना है। ओके, अब देखते हैं रेजिडेंट कौन शख्स होता है। देखिए सर, आपके कानून में 4 चीजें लिखी हुई हैं कि 4 शराइत में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। ये 4 शराइत लिखी हुई हैं सर। 4 कैसे हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, 4, और चारों में से कोई एक पूरी हो। आप देखिए इनके बाद ना और लिखा हुआ है, और तो इसका मतलब है या ये पूरी हो जाए, या ये पूरी हो जाए, या ये पूरी हो जाए। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहली शर्त, अगर किसी भी शख्स का एक टैक्स ईयर में, अब टैक्स ईयर आपको पता क्या होता है, जुलाई टू जून, किसी शख्स का एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में स्टे 183 या उससे ज्यादा दिन हो जाए, उस शख्स को कहा जाएगा कि इस टैक्स ईयर में यह शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट है। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 25, जो भी खत्म हुआ है, पीछे ये खत्म हुआ है ना अभी। कहा गया कि एक शख्स 1 जुलाई 24 से लेकर 28 फरवरी 25 तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहा। तो बताइए, क्या टैक्स ईयर 25 में यह शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा? आपको दिन गिनने पड़ेंगे, दिन गिनने पड़ेंगे। देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ये कैसे पता लगता है? एक टैक्स ईयर को पहले देखना पड़ेगा। मैं अगर आपसे कहूं कि बताएं जी आप पाकिस्तान में रेजिडेंट थे या नहीं थे, आप मेरा पहला सवाल आप मेरे से करेंगे, सर हमें साल बताएं, कौन से साल की बात कर रहे हैं। ये पहला सवाल आपका होना चाहिए। टैक्स ईयर पता किए बगैर रेजिडेंट का पता नहीं लग सकता। सो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालने की पहली शर्त क्या है? आपको टैक्स ईयर का पता हो। ओके, बाबर आजम साहब पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं। आप पहला सवाल क्या करेंगे? सर टैक्स ईयर बताएं ना, 20 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, पहले बताएं तो सही। मैं कहूंगा चलें टैक्स ईयर 25 के बारे में बताएं। आप बाबर आजम साहब के पास जाएंगे, कहेंगे सर जरा बताएं ना क्या हालात थे आपके। वो कहेंगे सर मैं 1 जुलाई 24 से लेके ना 28 फरवरी 25 तक पाकिस्तान में था, उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। अब देखना है कि टैक्स ईयर 25 के हिसाब से ये रेजिडेंट बनते हैं कि नहीं। क्या करना पड़ेगा? दिन गिनने पड़ेंगे। क्या टैक्स ईयर 25 में इनके दिन 183 या उससे ज्यादा है कि नहीं। दिन कैसे गिनेंगे आप? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने, 8 इंटू 30, 240। यूं करेंगे? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यूं करना है। ये देखें, जुलाई में कितने दिन, अगस्त में कितने दिन, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, और आपको लोगों को नजर तो नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, 28 ले सर। हर महीने के दिन 1 बाय 1 गिनने हैं। अब जरा टोटल करें। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास या नुमाइश के लिए रखे हुए हैं? हाँ भी रहीम यार खान वाले भाई, कैलकुलेटर है मेरे भाई के पास जी? हाँ तो कैलकुलेटर ले लें सर, जरूरत पड़ सकती है पेपर में, कभी कभार साथ वाला नहीं बताता। जी सर, कितने दिन बनते हैं अगर हम मंथ टू मंथ गिने? 31, 1 2 3 4 5 6 7, यार मैं खुद ही गिन लूँ, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 243 बनेंगे, 243। सर क्या ये 183 से ज्यादा है? बिल्कुल है। कहा जाएगा कि बाबर आजम साहब वॉज रेजिडेंट पर्सन इन टैक्स ईयर 2025। ठीक होगी बात? तो सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स को पाकिस्तान में रेजिडेंट कहा जाएगा अगर उसका पाकिस्तान में स्टे उस टैक्स ईयर में 183 या उससे ज्यादा दिन हो जाए, और अगर हो गया तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कुछ इनकम्स पे टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ जाएगा। बस ये मसले मसाइल है। ठीक है, तो हमारी अंग्रेजी कहती है एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक फर्द को रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा एक टैक्स ईयर में अगर इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद है फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। बस जितना येलो कराया हाईलाइट किया उतना ही पढ़ाया है। अगर किसी इंडिविजुअल का पाकिस्तान में स्टे 183 या उससे ज्यादा दिन हो गया एक टैक्स ईयर में, तो उस शख्स को पाकिस्तान में रेजिडेंट कहा जाएगा। सर ओके होगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, ये मुझे बतानी है, आपको याद नहीं रही। हमारे यहां पे ना पर्सन्स का कॉन्सेप्ट है एक। पर्सन की वैसे तो उर्दू होती है शख्स, ठीक है, लेकिन हमारे लॉ में ना 3 तरह के पर्सन्स हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है एओपी, इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप कहते हैं इसे असल में, ये सब ने पढ़ा हुआ है। और तीसरा है कंपनी। ठीक है जी? तो पर्सन्स का लफ्ज जहां पर आएगा ना हमारे कानून में, तो आपने समझ लेना है कि इससे मुराद 3 लोग हैं। इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं, हम सब आ सकते हैं, जरदारी साहब आ सकते हैं, आसिम साहब आ सकते हैं, इमरान खान साहब आ सकते हैं, बाजवा साहब आ सकते हैं, ट्रम्प साहब आ सकते हैं, और कौन आ सकता है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं। और कौन आ सकता है इसमें? हाँ हाँ, अपने अपने पसंद के लोग बताना शुरू कर दें आप। अम्मी आ सकती हैं, अब्बू आ सकते हैं, बहन आ सकती है, भाई आ सकते हैं, सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये सब इंडिविजुअल्स हैं, ऑल आर इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में कौन कौन आ सकता है? जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई काम किया होगा, कारोबार किया होगा, वो पार्टनरशिप होगी। ठीक है, कागज देखना पड़ेगा कि आपका कारोबार क्या पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, एओपी है। और कंपनी जिसके साथ लिमिटेड लिखा हुआ है, हबीब बैंक लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, फलाना लिमिटेड, टमकाना लिमिटेड, शौकत लिमिटेड, जिसके साथ भी लिमिटेड लिखा हुआ है, वो सारी की सारी कंपनीज हैं। तो तीनों पर्सन्स हैं। हम अभी इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा। टैक्स तीनों ने देना है भाई, इंडिविजुअल ने भी देना है, पार्टनरशिप ने भी देना है, और कंपनी ने भी देना है। लेकिन आपकी खुशकिस्मती कह लें या आपकी बदकिस्मती कह लें, आपके कोर्स में सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी है। कंपनी की टैक्सेशन कैलकुलेट करना आपके कोर्स में नहीं है, वो सीफैब में देखेंगे अगर पहुंच गए तो। इंशाल्लाह बोलते हैं, मतलब हंसना शुरू कर देते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं। इंशाल्लाह यहां तक जिंदगी में पहुंच ही गए ना, आगे भी पहुंच जाएंगे। क्यों इजाज भाई? हम भी देखें पता नहीं कितनी जिंदगी गुजार चुके हैं, ठीक है, पहुंच ही गए ना कहीं तक। हमने कभी सोचा था कि जी हम भी कभी इस तरह करके पढ़ा रहे होंगे? हालांकि पढ़ाने से सख्त नफरत थी मुझे, यार ये कौन है आते हैं ऐसे ब्ला करते हैं और निकल जाते हैं। ब्ला तो नहीं कहता था, कुछ और ही कहता था, लेकिन आपके सामने ब्ला बोल रहा हूँ तो आदमी ब्ला करता है और निकल जाता है। लेकिन अब जिंदगी में खुद ही वही ब्ला लगे हुए करना, तो ये जिंदगी आपको कहाँ पे ले जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। एनीवेज छोड़ें, दफा करें, ले ही जाएगी कहीं तक। तो बात हो रही थी कि कंपनी जो है ना उसकी कैलकुलेशन सीफैप में होगी, उसकी कैलकुलेशन यहां पर नहीं होगी। जिंदगियों में जरूर है, कोर्स में नहीं है।
फिलहाल इंडिविजुअल और एओपी। अच्छा, कंपनी के बारे में गुफ्तगू जरूर होगी लॉ में थ्योरेटिकली, वो आ सकती है। अब जैसे अगर मैं आपको आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करा दूं तो ये देखें, आगे रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन आ रही है, ये देखें, ये कोर्स में है, पता लगे इसको ही छोड़ के गए मैं, ये कोर्स में है मेरे भाई। तो कंपनी थ्योरेटिकली जरूर है, न्यूमेरिकली नहीं है। ओके, तो सर अभी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होगा, जिसका पाकिस्तान में स्टे एक टैक्स ईयर में 183 या उससे ज्यादा दिन होगा। ठीक होगी बात? क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? ओके। अच्छा सर, एक आपके सामने मिसाल लिखता हूं, बल्कि इधर ही लिख देते हैं। आपने मुझे बताना है कि भाई साहब रेजिडेंट है कि नहीं है। एक भाई साहब 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पाकिस्तान में रहे। मुझे बता दें रेजिडेंट है कि नहीं है। मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने पूछा ही नहीं, सब कैलकुलेट करना शुरू हो गए। क्या सवाल होना चाहिए? मैं कह देता हूं टैक्स ईयर 23 का बताएं, रेजिडेंट है कि नहीं है, बताएं। बताएं भाई साहब, टैक्स ईयर 23 में रेजिडेंट है कि नहीं है, वो बताएं ना, कैलकुलेट करके बताएं। जी सर, नवंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, टैक्स ईयर 23 का बता तो रहा हूं, टैक्स ईयर 23 का बताएं भाई, रेजिडेंट थे कि नहीं थे। उसका तो डेटा ही गिवन नहीं है, बिल्कुल। तो ये डाटा कौन सा गिवन है? 24 का गिवन है। तो मेरे से सवाल करना था कि सर टैक्स ईयर बताइए, किस टैक्स ईयर का। ठीक है, डाटा मैंने 24 का ही लिखा हुआ है, खुद से एज्यूम नहीं करना, क्योंकि जब आप खुद से, एक और मिसाल अभी लिखता हूं, अभी ये करें, इसके बाद एक मिसाल लिखता हूं, फिर देखें आप कैसे फंसते हैं उसमें। तो सर टैक्स ईयर 24 के बारे में बताइए, जरा कैलकुलेशन कीजिए। टैक्स ईयर 24 में ये भाई साहब रेजिडेंट है या नहीं? महीने गिनके 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे? नो, फिर क्या करेंगे? हर महीने का अलग अलग। अच्छा, तो कर लिया आपने कैलकुलेट कि 151 डेज, सबका यही आंसर आ रहा है। अच्छा जी, चलें गिन लेते हैं। नवंबर के कितने दिन, दिसंबर के कितने दिन, जनवरी के, फरवरी के 2829। फरवरी कौन सा है? 2024। क्या लीप ईयर होता है 24? लीप ईयर का पता है क्या होता है? लीप ईयर होता है हर 4 साल के बाद ना एक ऐसा फरवरी आता है जिसके दिन होते हैं 29, 28 नहीं होते। ऐसे ही है। तो सर बड़े ध्यान से पेपर में ध्यान रखना है कि जो साल उसने दिया है कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। अब फरवरी 2024 इज अ लीप ईयर, कैसे पता लगेगा? 2024 है ना, साल के आखिरी 2 डिजिट्स को 4 पे डिवाइड करके देख लें, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इट्स अ लीप ईयर। 2026 इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 26 4 पे डिवाइड नहीं होता। 28 इज अ लीप ईयर, 32 इज अ लीप ईयर। तो जहां पे भी लीप ईयर वाला फरवरी आए, दिन 29 लेने हैं, 28 नहीं लेने। ठीक होगी बात? मुझे लग रहा है आपकी मेमोरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, याद रखेंगे आप 17 अगस्त तक सब कुछ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि लिख लो कोई नहीं रहा यहां पे, मुझे लग रहा है लिखने का रवाज नहीं है। सर हुकूमत ने लॉकडाउन पेट्रोल पे लगाया, पेन पे नहीं लगाया हुआ। लिख लें सर, ऐसी बातें लिख लिया करें, ये छोटी छोटी चीजें पेपर में आईकैब यहीं से पूछता भाई, सीधी सादी चीजों से तो आईकैब का ताल्लुक ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर।
क्या लिख रहे हैं आप लोग? क्या लिख रहे हैं? बड़ी देर से लिख रहे हैं। अच्छा लिखें, जल्दी लिखें, लीप ईयर वाली बात लाजमी लिखनी है। क्या लिखेंगे? अगर रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेट करते हुए लीप ईयर आ जाए तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। कोई ऐसा करके लिख लें कुछ। जी ऑल डन, चले फिर आगे। ओके, एक और मिसाल। एक शख्स 1 मार्च 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक पाकिस्तान में रहा। बताइए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। टैक्स ईयर। क्यों सर, डाटा देख के पता नहीं लग रहा कौन सा टैक्स ईयर है? क्यों सर, टैक्स ईयर 24 लग नहीं रहा? हाँ तो देख के पता लग, ऊपर भी तो आप लोगों ने बता ही दिया था कि यहां पे भी बता दें कौन सा टैक्स ईयर। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। हाँ जी भाई, क्या सीन है, क्या मुश्किल है इसमें? ऊपर तो बड़े आराम से बता दिया था आप सबने, यहां क्या दुविधा है? सर बीच में ना ये दो टैक्स ईयर कोई गुडमुड हो रहे हैं। यू नो गुडमुड, व्हाट इज मेंट बाय गुडमुड? रोजे के बाद अफ्तारी करके जब अन्नी में चाना शुरू करते हैं तो सारा कुछ अंदर गुडमुड हो जाता है। ऐसे ही है, ये गुडमुड हो गया सर यहाँ पे। ये असल में ना आपको दो टैक्स ईयर का डाटा दे दिया गया है। बीच में ना 30 जून पड़ती है एक, 30 जून 24, तो 30 जून 24 के इस तरफ टैक्स ईयर 24 है और 30 जून 24 के इस तरफ टैक्स ईयर 25 है। तो आपको डाटा दे दिया गया है दो टैक्स ईयर का मिला के। इसीलिए आपको कहा था सवाल के अंदर ये आदत डाल लें, जब भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सवाल आएगा सबसे पहले निगाहें किसे ढूंढेंगी? निगाहें उस शख्स को ढूंढेंगे जिसने कहा था सीए कर लो जिंदगी आसान है। सबसे पहले तो निगाहें उसे ढूंढेंगी ना, उसके बाद निगाहें टैक्स ईयर ढूंढेंगी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि टैक्स ईयर 24 के हिसाब से बताएं तो फिर लाइन के उस तरफ रहना है, यानी मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों के दिन टोटल करके आपने बता देना, तो 4 महीनों पर नॉन रेजिडेंट ही बनेगा, पता लग ही रहे। और अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्स ईयर 25 के हिसाब से बताएं तो आप लाइन के इस तरफ रहेंगे और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों का टोटल करके तो बता देंगे। क्या आप सबको बात समझ आ गई? टैक्स ईयर पता करना इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर सवाल आगे चल नहीं सकता। खुद से अजम्पशन नहीं लेनी कि भाई डाटा इस टैक्स ईयर का है तो चलो यही टैक्स ईयर होगा। नहीं सर, पास्ट पेपर में हम देखेंगे कि उसने लाजमी बताया हुआ है। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये मसला भी हल हुआ। अच्छा, अभी तो मैंने बड़ी आसान आसान मिसालें दी हैं, जरा ये तो कैलकुलेट करके बताए ना। अभी देख लेते हैं। एक शख्स 25 नवंबर को 2024 को से लेकर 18 अप्रैल 25 तक पाकिस्तान में रहा। सर टैक्स ईयर 25 के हिसाब से बताएं भाई साहब, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? करें कैलकुलेट। अब फंसेंगे ना सारे, यकम यकम से टाइम लेके दिया हुआ था, अब जरा महीने के बीच से शुरू करें। हाँ करें, वर्क थीव्स प्लीज कैलकुलेट इट। खुश नहीं लग रहे मुझे, सारे बड़े परेशान परेशान लग रहे हैं। दोस्त खुश नहीं है जिंदगी में, टेंशन है जिंदगी में, नहीं फिर परेशान परेशान लग रहा है। क्यों सर आप परेशान खुश है ना? मर्जी से सीए कर रहे हैं कि घर वालों ने जबरदस्ती भेजा हुआ है? हाँ तो सर खुशी खुशी करें सीए। हाँ जी, कितने दिन 144 5 4 5 4 5 4 5। किस तरीके से सर, आइए देखते हैं। नवंबर के कितने दिन सर? हाँ जी, 25 को शामिल किया कि नहीं किया?
किया ना, 25 को पाकिस्तान में था। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन। सॉरी 6 दिन। दिसंबर के 31, जनवरी के 31, हाँ जी 28, 29, 28 2025 थोड़ी लीप ईयर है। मार्च के और अप्रैल के 18। हाँ टोटल करें कितने बनते हैं? 145। तो ये 44 कहां पे गलती हुई? अच्छा अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ना किस महीने में 30 दिन है, किस में 31 दिन? यार खुदा का वास्ता है यार, उम्रें आपकी 31 हो गई, आपको ये नहीं पता? नहीं वाकई नहीं पता। नहीं तो कैसे पता करते हैं? ये मार्च का कैसे पता करेंगे? 30 को तो आप परेशान हो रहे होंगे, कल यकम है कि 31 है। कैसे, मोबाइल से देखते हैं? फिर नहीं, ये तो मैंने बता दिया ना, आज से पहले कैसे देख रहे थे? अच्छा मोबाइल से, अच्छा ओके। सर आपको पता? याद जबानी याद है? अच्छा पता है इस चीज का। किन लोगों को नहीं पता जरा हाथ खड़ा करें। हाँ वो देखें, हाथ ऐसे करें सारे, ऐसे करें, देखें। जनवरी करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दोबारा शुरू हो जाए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो महीने ऊपर आ रहे हैं 31 के, जो नीचे आ रहे हैं 30 के। तो जुलाई देखें ऊपर आ रहा है, हाँ तो करें ना, करें। जुलाई और अगस्त देखें ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जो महीना ऊपर आ रहा है वो 31 है, जो नीचे आ रहा है वो 30 है, फरवरी के अलावा। फरवरी तो 28 का है ना। ठीक है, बाकी सारे 31 के या 30 के हैं। ये मुझे मेरे अब्बू ने बताया था जब मैं छोटा होता था। ठीक हो गया सर? सब अच्छा है? क्यों इजाज भाई, आपको पता है कि नहीं? सर आप भी टैक्स का पेपर दे ही दें इस दफ़ा, बड़ी दफ़ा आपने भी पढ़ लिया, ज़रा किस्मत आजमा लें। ओके सर, यहां तक सब अच्छा है? अच्छा जी, तो सर वापस कानून पे आते हैं। अब देखें ना, एक कानून समझने के लिए इतनी मिसालें और इतना कुछ करना पड़ता है। सोचें आपके साथ पूरे सेशन में होगी क्या? कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा एक टैक्स ईयर में अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा है। यहां तक बात ओके हो गई। अच्छा, अब सवाल यह बनता है, क्या ये स्टे एक टैक्स ईयर में इकट्ठा होना चाहिए या तोड़ तोड़ कर भी हो सकता है? ये तोड़ तोड़ से क्या मुराद है, ये देखिए, मैं आपके सामने दोनों मिसालें इधर ही बनाता हूं। सर टैक्स ईयर है 25, यानी यकम जुलाई से लेकर 30 जून तक का समय, ऐसे ही है। इस दौरानिये में एक भाई साहब थे जिनका नाम था शौकत। शौकत जिंदा है अभी तक। शौकत साहब 25 जुलाई 2024 को पाकिस्तान आए और 18 नवंबर 24 तक पाकिस्तान में ही रहे, फिर ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद ये भाई साहब 13 मार्च 25 को दोबारा पाकिस्तान आए और 9 मई तक पाकिस्तान में रहे। 9 मई के बाद इनका जाना बनता था। क्या तोड़ तोड़ कर भी रहा जा सकता है या इकट्ठा रहना जरूरी है? 183 दिन जो हमने पूरे करने हैं, क्या वो इकट्ठे होने चाहिए या इस तरह साल में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उन सबको टोटल करके भी 183 बन जाए तो काम पूरा हो जाएगा? सर हमारा काम पूरा हो जाएगा। वो एक दिन आए एक दिन जाए, एक दिन आए एक दिन जाए, बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं। आपने साल में 183 दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पे उसका काम क्या है? वो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो एक दिन इंडिया में रहता है, अगले दिन ऐसे हो जाता है पाकिस्तान, अगले फिर ऐसे हो जाता है। वो सारा साल यही करता है, तो कोई बात नहीं, करता रहे। जिस दिन वो यहां पर होगा वो दिन टोटल कर लें, वो दिन टोटल कर लें। अगर वो 183 बन गए तो ठीक है, बस खत्म हुई बात। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो इकट्ठा रहता है, वो तोड़ तोड़ के, वो 50 दफा है, वो 5000 दफा है, दिन में 50 दफा आए जाए, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे सिर्फ पाकिस्तान में दिन गिनने हैं। तो सर जरा करें टोटल, करें टोटल, ये वाला लम्हात टोटल करें, ये वाले लम्हात टोटल करें और बताएं क्या आंसर आता है। 175। अच्छा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। अभी टोटल करते हैं। जुलाई के कितने दिन बने? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। हाँ जुलाई 31 का होता है। 7 अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर के 18। ले सर, ये पहले वाला जो समय उसने पाकिस्तान में गुजारा। उसके बाद दोबारा वो आया मार्च में। मार्च 13 से 31 तक कितने दिन बनते हैं? 19 बनते हैं ना। 19, अप्रैल के 30 और मई के 9। ले सर, इन सबको टोटल करके बताएं। 175 बताया आपने सर। 175 प्लीज जरा टोटल कर दें। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गया। तो सर चाहे उसका पाकिस्तान में स्टे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे उसका पाकिस्तान में स्टे तोड़ तोड़ कर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस एक टैक्स ईयर में दिन गिनने हैं और 183 पूरे करने हैं। ठीक होगी बात? तो ये बात अंग्रेजी में कहां लिखी है? ये लिखी है, एक इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ इंडिविजुअल इज मौजूद इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 183 days और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। क्या मतलब है? इसको जिसको अंडरलाइन करने लगा हूं, तोड़ तोड़ कर रहा तो एग्रीगेट कर लें सबको, जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया। दो हिस्सों में तोड़ तोड़ कर रहा, दोनों को एग्रीगेट कर दिया, टोटल कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इकट्ठा रहा, कॉन्टिन्यूस रहा या तोड़ तोड़ कर रहा। दोनों सूरतों में एक टैक्स ईयर में 183 दिन पूरे करने हैं। 183 दिन पूरे हो गए तो जिंदगी सुकून में। सर कोई सवाल? एनी सवाल? सब अच्छा है, ऑल ओके। आप कहां से आए? कहां से आए? फैसलाबाद से। वहां पे सीए का कॉलेज नहीं है? तो उधर से क्यों नहीं? वैसे ही घर वालों से दूर रहना था। मिला करें घर वालों से, अच्छे लोग होते हैं वो भी। ठीक है सर। रहीम यार खान में तो कोई सीए का कॉलेज, सीए करके आप बनाइएगा कॉलेज वहां पे सीए करने वाले हैं लोग के? नहीं, कोई भी नहीं। तो आपको वैसे किसने बताया वहां पे रहीम यार खान में रह के कि सीए भी कोई है दुनिया में? सॉरी? अच्छा अच्छा, भावलपुर में थे। भावलपुर क्या करने गए थे आप? अच्छा, एफएससी वहां से। अच्छा, आप बड़े अरसे से यानी मैट्रिक से कर रहे हैं सफर या? अच्छा, मैट्रिक में आपने घर छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, यानी आपका ये 5वां 6ठा साल होगा हॉस्टल लाइफ का। मुश्किल जिंदगी है हॉस्टल की? तीसरा साल। मुश्किल जिंदगी है हॉस्टल की? बस ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है, सब अच्छा है। अच्छा, आप सारे हॉस्टल आईडी हैं? कौन कौन हॉस्टल वाला है आप में से? अच्छा, एक ही हॉस्टल वाला है बस? 2 हॉस्टल वाले हैं। आप किधर से आए हैं? ये मिला था वहाँ? यार वो तो कह रहा पता नहीं, तुम्हें भी कह रहा भालपुर, वो भी भालपुर रहा होगा 2 साल। अच्छा सॉरी, ओके। चले जी आगे चलो यार इजाज भाई, ये तारे। ओके ब्रो। अच्छा सर, अब ना मेरा आपसे एक सवाल है, आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है, इसी मिसाल को ले लेते हैं, बल्कि ठहरे एक नई मिसाल बनाते हैं ना। सर देयर इज नो डस्टर, देयर इज डस्टर। एक ना मैं मिसाल बनाता हूं और आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि ये भाई साहब रेजिडेंट है या नहीं है। भाई साहब का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जानते हैं कि नहीं? बताएं, जानते हैं कि नहीं? बताएं, कितने बच्चे हैं इनके? क्या जानते हैं आप? जानते हैं कि नहीं? 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक ये पाकिस्तान में रहे। टैक्स ईयर कौन सा है ये? 25। सर मुझे कैलकुलेट कर दें, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, प्लीज कर दें कैलकुलेट, जल्दी से कर दें। डैश वाकई हो जाती है, कुछ कह दो तो। अम्मी ये फिल इन द ब्लैंक पुर कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते।
अच्छा, देखने से जवाब नहीं मिलेगा, ये रजिस्टर पे लिखने से जवाब मिलेगा। देखी जा रहे हैं सारे उसे। सर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 184 के 3 दोबारा चेक कीजिए प्लीज, दोबारा चेक कीजिए प्लीज। 183, ये देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के ना मेरे भाई 30 दिन बनेंगे, क्योंकि पूरा तो ये रहे नहीं। 183 हो गए, 183। तो सर इस हिसाब से तो ये बनते हैं रेजिडेंट। इसमें किसी को कोई इख्तलाफ, एनी इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं है, ओके। अब भाई साहब बन गए रेजिडेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इनको अपनी कुछ इनकम्स पे ना पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। परेशान हो गए। अब इनकी कोशिश है किसी तरीके से ना एक दिन निकल जाए। कोशिश है कि नहीं? इन्होंने एक कहानी शुरू की। इन्होंने कहा कि भाई 1 जुलाई से लेकर 30 दिसंबर तक मैं पाकिस्तान में था, लेकिन सर 1 जुलाई को ना मैं रात को ना 11:50 पे पाकिस्तान आया था। 1 जुलाई को रात 11:50 पे आया था। यानी कि अगर देखा जाए तो मैंने 1 जुलाई के सिर्फ 10 मिनट पाकिस्तान में गुजारे हैं, बाकी तो मैं हवाओं में था, पाकिस्तान से बाहर था। 23 घंटे 50 मिनट में पाकिस्तान से बाहर था। यार खुदा के बंदो, चूंकि 1 जुलाई का मोस्टली हिस्सा मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो प्लीज 1 जुलाई को निकाल दो ना यार। 1 जुलाई को निकाल दो ताकि एक दिन कम हो जाए, मेरे दिन 182 हो जाए, मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊं और मुझे पाकिस्तान में टैक्स ना देना पड़े। क्या आपको ट्रम्प साहब की यह बात लॉजिकल लगती है? सर बात में दम तो है। एक बंदा जब एक दिन का मोस्टली हिस्सा पाकिस्तान से बाहर रहा है, तो वो दिन फिर पाकिस्तान में तो नहीं काउंट होना चाहिए ना। इंसाफ तो यही है कि कम से कम आधे से ज्यादा दिन पाकिस्तान में गुजारा हो, तो बात समझ आती है। कंफ्यूजन आ गई। कल आपको यही बताया था कि लॉ में जहां पे कंफ्यूजन आती है ना, वहां पे रूल्स आपको समझाने आ जाते हैं। रूल्स पर आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है। तो आइए सर इसी के आगे चलते हैं। ये नीचे देखिए, ये आपको नजर आएंगे इनकम टैक्स रूल्स 2014, सॉरी इनकम टैक्स रूल 2002, रूल है 14, रूल नंबर 14 है। अच्छा जी, ये देखिए इसका पार्ट ए। अब इधर देखिए, इधर देखिए, छोड़ दें। अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कोई भी हिस्सा, दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, दिन का कोई भी हिस्सा जिसमें इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद है, ब्रैकेट को छोड़े, काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। उस दिन का कोई भी हिस्सा जो उस शख्स ने पाकिस्तान में गुजारा होगा, वो पाकिस्तान में मुकम्मल काउंट होगा। सर आप 10 मिनट की बात करते हैं, आप अगर 11:59 और 59 पे भी पाकिस्तान आए होते ना, तो आपने 1 जुलाई का 1 सेकंड पाकिस्तान में गुजारा था। और 1 सेकंड भी क्या है? पार्ट ऑफ अ डे है। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड भी पाकिस्तान में गुजारा, पार्ट ऑफ अ डे पाकिस्तान में गुजारा, वो पूरा ही पाकिस्तान में काउंट होगा। तो इसका मतलब है लॉ ने ये कंफ्यूजन दूर कर दी। उसने कह दिया 1 तारीख में आपके कदम पाकिस्तान में पड़ गए, वो पूरा दिन पाकिस्तान में काउंट होगा। तो ट्रम्प साहब हमें मत बताएं आप कितने बजे आए थे, बस 1 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गए थे, पूरा दिन पाकिस्तान में। कंफ्यूजन दूर हो गई। तो इसका मतलब है ये टेंशन नहीं है। अच्छा, ट्रम्प साहब ने एक और फनकारी लगाई। ट्रम्प साहब ने कहा 30 दिसंबर, आपको पता ना रात 12 बजे तारीख चेंज हो जाती है, 30 दिसंबर को 12:05 पे रात को मैं पाकिस्तान से उड़ान भर गया था। यानी 30 दिसंबर के सिर्फ 5 मिनट मैंने पाकिस्तान में गुजारे थे। तो सर निकाल दो ना। आप कहेंगे ट्रम्प साहब रूल पढ़े,
रूल कहता है दिन का कोई भी हिस्सा जो पाकिस्तान में गुजारा होगा वो पाकिस्तान में पूरा काउंट होगा। तो हमें मत बताएं आप कब गए थे कब आए थे, बस एक सेकंड के लिए भी आपने एक दिन का हिस्सा पाकिस्तान में गुजार दिया, वो दिन पूरे का पूरा पाकिस्तान में काउंट होगा। तो सर कानून क्या कहता है? अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, चाहे वो दिन आने का हो चाहे वो दिन पाकिस्तान से जाने का हो, ब्रैकेट तो ये कह रही है। तो दिन का कोई भी हिस्सा जो पाकिस्तान में गुजारा होगा, चाहे वो दिन पाकिस्तान में आने का हो, अराइवल का हो, या वो दिन डिपार्चर का हो, पाकिस्तान से जाने का हो, वो दिन सारे का सारा पाकिस्तान में ही काउंट होगा। तो ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो गई। तो कोई शख्स आपको कहता रहे मैं इतने बजे आया था, मैं फलाने टाइम चला गया था, ये हो गया था, आप कहें यार तूने एक सेकंड पाकिस्तान में गुजार लिया, तू पूरे का पूरा ही पाकिस्तान में। ठीक है सर, जिंदगी सुकून। सवाल है तो बताइए प्लीज। इजाज भाई आपका कोई सवाल? कोई सवाल नहीं सर, कोई सवाल? सब ओके है, सब अच्छा है, सब समझ आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। ओके, आपकी क्लास तो नहीं है 11:15 के बाद? वेले मेरी तरह? ओ यार, तो हम अपनी क्लास एक्सटेंड नहीं, मैं नहीं कर सकता। वैसे कर भी सकता हूँ, जब तक वैसे लॉकडाउन है ना क्लास आगे जा सकती है। क्या कहते हैं? कोई 12, 12:15, 12:30? कितने बजे? 28 के बाद, 28 अप्रैल के बाद? अच्छा, मार्च के बाद। तो लॉ कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है? लॉ तो ऐसे ही चलते फिरते हंसते खेलते पास हो जाता है। अच्छा, मेरे कहने पे हंसते खेलते ना रहिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। आगे चलते हैं। ट्रम्प साहब ने एक और फनकारी लगाई। ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक पाकिस्तान में था, कोशिश कर रहे हैं कि सर एक दिन कम हो जाए। बीच में 14 अगस्त आ गई। आपको पता ना 14 अगस्त को छुट्टी होती है। उन्होंने कहा पब्लिक हॉलिडे थी भाई, मैं पाकिस्तान में काम करने आया था, पब्लिक हॉलिडे की वजह से मैं काम कर ही नहीं सका। तो सर ये दिन जरा निकाल देना। लॉ ने कहा सर अंग्रेजी पढ़े, हमें ऐसी फनकारी ना बताएं। द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। सर पहले तो अगली बात को छोड़ें, इस जुमले पे ध्यान दें। ये जो नीचे दिए गए दिन है, इसमें इंडिविजुअल सारे का सारा पाकिस्तान में मौजूद हो या आधा पाकिस्तान में मौजूद हो। ये क्या बात है? सारे का सारा तो समझ आती है, ये आधा पाकिस्तान में कैसे मौजूद है? ये क्या अंग्रेजी है? ये जरा मुझे समझा दें पहले, फिर तो अगली बात बाद में करते हैं। हाँ जी, कहता है कि दिन का कोई भी, ये नीचे दिए गए दिन है, इन दिनों में इंडिविजुअल होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, समझ आती है, सारे का सारा पाकिस्तान में हो। ये पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान के क्या लो, क्या 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 वो अभिनंदन है, आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में? ये क्या साइंस है? ये क्या फनकारी है? ये कैसे हो सकता है जी? अच्छा, मौजूद है काम नहीं कर रहा, तू आधा पाकिस्तान में। अब आप लोग पढ़ नहीं रहे, अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, आप आधे पाकिस्तान में। लॉजिक नहीं है पूरा। सर ये जो होली और पार्टली लिखा हुआ है ना, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं लिखा हुआ, ये डेज के लिए लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी का हुस्न है सर, जो कि आप सारी उम्र देख नहीं पाए और पता नहीं आगे कब तक देख नहीं पाते। कौमी मसला है हमारा अंग्रेजी। तो ये होली और पार्टली डेज के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो नीचे दिए गए दिन सारे के सारे या इन दिन का कोई भी हिस्सा, अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद रहा तो सर वो दिन भी पाकिस्तान में ही काउंट होगा, पब्लिक हॉलिडे। तो ट्रम्प साहब आप कहते हैं 14 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे थी, ठीक है, आप पाकिस्तान में मौजूद थे? हाँ जी था। तो ठीक है सर, ये दिन आपका पाकिस्तान में ही काउंट होगा। ठीक होगी बात? तो ये दिन पाकिस्तान में ही काउंट होगा। तो सर बड़े बड़े इजी सी बात है, वो कहता है कि चाहे पब्लिक हॉलिडे हो, चाहे आने का दिन हो, चाहे जाने का दिन हो, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, चाहे होली चाहे पार्टली। होली पार्टली से मुराद है दिन का पूरा हिस्सा या दिन का कोई भी हिस्सा, आप पाकिस्तान में काउंट होंगे। अभी तक जिंदगी बड़ी पुरसुकून चल रही है। उसके बाद ट्रम्प साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा 6 सितंबर को ना मैं बीमार हो गया था और मैं अस्पताल में एडमिट हो गया था, तो सर मैंने ना सिक लीव ली थी, तो सर वो दिन तो निकाल दें। लॉ फिर सामने आ गया। लॉ ने कहा फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली
डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। हमें मत बताएं आप बीमार थे, आप पब्लिक हॉलीडे पे थे, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, हाँ जी था, पाकिस्तान में काउंट होगा। तो अभी तक ट्रंप साहब की कोई भी फनकारी ना काम नहीं आ रही। फिर ट्रंप साहब ने एक और चाल चली, उन्होंने कहा भाई देखो बात इतनी सी है कि मैं ना 15 अक्टूबर को ना अपने दफ्तर में बैठ के ना इस्लामाबाद में काम कर रहा था, एकदम से हड़ताल की कॉल आ गई, धरने हो गए, और मेरा कुछ माल ना कराची से इस्लामाबाद आना था। रस्तों की स्ट्राइक, लॉकडाउन, हड़ताल की वजह से ना माल पहुंच नहीं सका। 3 दिन तो मैं बिल्कुल अपाहिज की तरह जिंदगी गुजारता रहूं, काम ही कोई नहीं था, चीजें नहीं पहुंच सकी। तो चूंकि 3 दिन मैं लॉकडाउन स्ट्राइक की वजह से काम नहीं कर पाया, ये 3 दिन तो निकाल देना। लॉ कहता है ट्रम्प साहब, कानून कहता है ट्रम्प साहब, आइए रूल 14 का बी का थर्ड बुलेट पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डेज इन व्हिच इंडिविजुअल होली पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज आल्सो नेमली a day that individuals activity in Pakistan is interrupted। वो दिन जिसमें ट्रम्प साहब की एक्टिविटीज पाकिस्तान में इंटरप्ट हो गई, मुदाखलत का शिकार हो गई। किस वजह से? स्ट्राइक, हड़ताल की वजह से। लॉकआउट क्या होता है? बड़े देख लिया आपने जिंदगी में, बड़े देख लिए, कोविड वाला देख लिया, एक और देख रहे हैं, लॉकआउट, बंद हो गया सब कुछ। या फिर डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, किसी भी वजह से जो चीजें आपको मिलनी थी वो आपको नहीं मिल पाई। तो इन तमाम वजूहात की वजह से अगर आपकी एक्टिविटीज, आपकी कार्रवाई पाकिस्तान में मुदाखलत का शिकार हो गई तो सर होती रहे, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, हाँ जी था, पाकिस्तान में काउंट हो। तो अभी तक ट्रंप साहब की कोई भी फनकारी ना काम नहीं आ रही, जो मर्जी कर लें, सिंपल सी बात है। दिन आने का हो, दिन जाने का हो, पब्लिक हॉलीडे हो, आपने छुट्टी ली हो, आप बीमार हो जाएं, आपकी एक्टिविटीज मुदाखलत का शिकार हो जाएं स्ट्राइक लॉकआउट की वजह से, हर सूरत में अगर आप पाकिस्तान में हैं, पूरा दिन या दिन का कोई भी हिस्सा, वो दिन पूरे का पूरा पाकिस्तान में ही काउंट होगा। उर्दू में कानून याद करने का मैंने आसान तरीका आपको बता दिया, जो मैं आपको कल कह रहा था ना कि उर्दू में कम से कम याद कर रहे हैं, ये ऐसे ही याद करते हैं। इससे कम से कम आपके न्यूमेरिकल और सिनेरियो बेस्ड सवाल हो जाते हैं, रट्टा लगाना नहीं पड़ता। तो कम से कम उर्दू में तो याद रखें ना। कोई आपसे चलते फिरते पूछे हाँ भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है एन इंडिविजुअल विल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर व्हिच स्टेज पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग एग्रीगेट टू, नहीं सर नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना, एक शख्स अगर एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में 183 दिन गुजार ले, चाहे तोड़ तोड़ के चाहे इकट्ठे, वो रेजिडेंट है, खत्म हुई बात। न्यूमेरिकल हो जाएगा ना, इससे हो जाएगा ना, इससे सिनेरियो बेस्ड सवाल भी हो जाएगा ना, बस ठीक है। उर्दू में याद कर लें, हाँ दिन आने का हो, दिन जाने का हो, पब्लिक हॉलीडे हो, लीव हो, सिक लीव हो, स्ट्राइक हो, जो मर्जी हो, पाकिस्तान में काउंट होगा, उर्दू में याद होगी। तो कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में कानून को याद करने का तरीका यही है, आज आपका पहला लेसन है, आप बेशक ट्राई करके देख लीजिएगा। उर्दू में याद किए बगैर डायरेक्ट अंग्रेजी याद करेंगे ना, कल सब कुछ भूला होगा, यकीन करें कल सब कुछ भूला होगा। उर्दू में याद करें, उसको जब ट्रांसलेट करेंगे ना वापस अपने अल्फाज में अंग्रेजी में, तो चीजें बड़ी जबरदस्त हो जाएंगी। और देखिए, जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको नहीं पता कि आपने कौन सी किताब पढ़ी हुई है, उसके सामने ना ओरिजिनल कानून लिखा होता है, और ओरिजिनल कानून के अल्फाज और ये वाले अल्फाज में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? ये आसान करके बनाया हुआ है। तो ये भी अगर आप रट जाते हैं, रट के वर्ड टू वर्ड लिखाते हैं, एग्जामिनर के लिए ये भी आपके अपने अल्फाज ही हैं। वो कहेगा इसने अपने अल्फाज में लिखा हुआ है, उसके सामने ये वाली किताब नहीं है, उसके सामने कानून है, और कानून में और इसमें अल्फाज की थोड़ी आसानी की हुई है। तो आप ये अल्फाज लिख लें, कोई और अल्फाज लिख लें, कानून के पास पास होने चाहिए, ओके है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसका कॉमा, इसके फुल स्टॉप याद करके ही जाने हैं, करीब करीब भी हो जाए काम चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, अल्फाज वही यूज करने हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये अल्फाज यूज करने हैं। पता है लॉकआउट की जगह लॉकडाउन लिखा है, स्मार्ट लॉकडाउन लिखा है, नहीं सर नहीं, ये आपके अपने अल्फाज हैं, इनको नहीं यूज करना। अल्फाज वही यूज करने हैं जो यहां पे लिखे, बाकी इज, एम, आर, दा वो आगे पीछे हो जाए उनकी खैर है, लेकिन जो मेन वर्ड्स हैं वो ये होने चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ठीक हो गया, चलें जी। अभी तक ट्रंप साहब की कोई बात ना काम नहीं आ रही। अच्छा जी, ट्रंप साहब ने एक और फनकारी लगाई, आपको घर वाले लेने तो नहीं आगे नीचे? कोई है ऐसा कि नहीं? अच्छा सारे यार सही इग्नोर हुए मैं सारे। यार क्या जिंदगी है, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है?
यकम जुलाई को ट्रंप साहब पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद लैंड होने, पायलट ने जहाज लैंड किया और जैसे ही ट्रंप साहब जहाज से निकलने लगे तो पायलट ने कहा रुको जरा सब्र करो ट्रंप साहब, लाहौर देखा हुआ है? नहीं देखा लाहौर। आए सर पहले पैदा हो लेते हैं, आइए वापस बैठे आपको लाहौर दिखा के लाते। 5 दिन उनको लाहौर पर आता रहा, काम किया नहीं, हॉलीडे स्पेंड करते रहे। सर इस सिनेरियो को मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में काम शुरू करने से पहले ये वेकेशन पे चले गए। पहला सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 2, ट्रंप साहब यकम जुलाई को पाकिस्तान पहुंचे, लगे मैं इस्लामाबाद में काम करने। 15 सितंबर को भागा भागा एक शख्स आया, उस सर जी लाहौर देखा हुआ है? नहीं। आए पहले पैदा हो लेते हैं, वो ले गया लाहौर, 5 दिन की फिर छुट्टियां। क्या मैं कह सकता हूं काम के दौरान वाला सिनेरियो बन गया? ये पहले काम से पहले वाला सिनेरियो था, ये काम के दौरान। और तीसरा सिनेरियो, ये ना 25 दिसंबर को पाकिस्तान से जाने लगे थे, किसी ने कहा सर जाते जाते पैदा तो हो ले, आए आपको लाहौर दिखाते हैं। ले सर वो लाहौर ले गया, 5 दिन लाहौर दिखाया और फिर उनको अमेरिका छोड़ा। क्या मैं कह सकता हूं काम के बाद? 3 सिनेरियोज बन गए। छुट्टी गुजारी काम से पहले, छुट्टी गुजारी काम के दौरान, और छुट्टी गुजारी काम के बाद। तीनों बातें हो गई। क्या ये छुट्टियां जो इन्होंने गुजारी हैं, जो वेकेशंस इन्होंने गुजारी हैं, निकाल दो इन्हें 184 दिन में से? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, अ हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में कोई भी हॉलीडे स्पेंड की, पाकिस्तान में काउंट होगी। दूसरा सिनेरियो, अ हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, एक्टिविटी के दौरान, सितंबर वाली मिसाल। और तीसरा सिनेरियो, अ हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। वो कहता है भाई छुट्टी काम से पहले गुजारी हो, काम के दौरान गुजारी हो, या काम के बाद गुजारी हो, तीनों सूरतों में इस शख्स ने दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, वो दिन सारे का सारा पाकिस्तान में काउंट होगा। सर क्या आप सबको ये बात समझ आती है? क्या किसी का कोई सवाल है? यहां पे कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। तो अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मसला हो, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो दिन पाकिस्तान में ही काउंट होगा। हाँ तो अगर वो इंडिविजुअली पाकिस्तान में आया ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, ऑनलाइन वालों के लिए आपका सवाल रिपीट कर देता हूं कि एक शख्स पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है लेकिन वो खुद पाकिस्तान में नहीं है। इसको ना मैं समझाने के लिए ना, सिनेरियो समझाने के लिए थोड़ा उल्टा देता हूं। बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठ के ना काम करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं यूएस कंपनीज का, यूके कंपनीज का, कनाडा कंपनीज का, ऑस्ट्रेलिया कंपनीज का, होते तो वो पाकिस्तान में है। यही मिसाल है ना, इसको उल्टा लें कि यूएसए में बैठा हुआ जोसेफ पाकिस्तान में शौकत लिमिटेड के लिए काम कर रहा है, या पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल परचेज कर रहा है। सर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। हाँ, इसकी टैक्सेशन कैसे होगी वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, वो हमारे कोर्स में है कि अगर एक शख्स बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है लेकिन बिजनेस उसका पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में क्या वो टैक्स देगा कि नहीं, ये बात 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा क्योंकि वो खुद तो पाकिस्तान कभी नहीं आया ना, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होने के लिए आपका फिजिकली पाकिस्तान होना जरूरी है, इन पर्सन पाकिस्तान होना जरूरी है। ठीक है सर, मेरी सोच पाकिस्तान में, मेरा दिल पाकिस्तान में रह गया है, इससे रेजिडेंट बन जाएगा। एक बंदा 50 साल से यूएसए में लेकिन उसका दिल पाकिस्तान में बसता है, रेजिडेंट? दिल तो पाकिस्तान में बसता है। अच्छा, दिल नहीं देखना, अच्छा अच्छा, हाँ बस उसको देखना है वो खुद किधर है, ये दिल दुल कुछ नहीं होता। ओके सर, सब अच्छा है। अच्छा एक सवाल छोटा सा मैं आपको, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। एक शख्स की नेशनलिटी पाकिस्तान की है लेकिन रहता वो पाकिस्तान से बाहर है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? सर उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, मतलब आप, हो सकता है आपके घर में फैमिली में ऐसे लोग हों जो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन है तो पाकिस्तानी, तो क्या उनको आप रेजिडेंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे? उनको आज जरा फोन करके कहिएगा तुम नॉन रेजिडेंट हो, और नॉन रेजिडेंट लोगो देखें फिर वो आपके साथ करता क्या है।
अच्छा, वो नॉन रेजिडेंट ही है। कहने का मकसद है ये जो सिटीजनशिप होती है ना, शहरियत, टोटली इररेलेवेंट, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हो सकता है एक शख्स पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी शहरी हो, लेकिन रेजिडेंट ना हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स पाकिस्तानी शहरी ना हो लेकिन रेजिडेंट हो, जैसे ट्रम्प साहब हो गए ना, पाकिस्तानी शहरी थोड़ी है, रेजिडेंट हो गए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक जितना अभी तक पढ़ा, उसका ताल्लुक सिर्फ 183 दिन से है बस। ये शहरियत, ये सिटीजनशिप, ये पासपोर्ट, ये शनाख्ती कार्ड टोटली इररेलेवेंट, इनको इग्नोर करना है। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? सर जी यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो प्लीज पूछिए। कोई सवाल नहीं है? ठीक है सर, जितना आपको भी पढ़ाया ना, प्लीज कल इसको याद करके आइएगा, कल यहीं से बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।